सुझाव के, बिना साधन के, भूखे प्यासे टूटे फूटे घरों में रह के तमाम तरह का अपमान सहते हुए जब आप जीवन जी रहे, वो बुरा है या ये बुरा है बताइए? तो इतनी हिम्मत तो बहुजन समाज के लोगों में होनी चाहिए कि वो इस कठिनाइयों का सामना करें। समय जब आप जितना डिस्टर्ब करोगे उतना ही समय जाएगा, उतना समय जाएगा तो एक व्यक्ति की वजह से कई लोगों को परेशान होना पड़ेगा। आराम से बैठ जाओ। प्यारे साथियों, आप और मैं जानते हैं कि कोई भी आंदोलन, कोई भी संगठन, कोई भी कार्य बिना अनुशासन के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ये भी जानता हूं कि ये जो नौजवान आगे आके बैठे हैं, ये बीच वाली पंक्ति में, ये वो नौजवान हैं जो उत्साह से तो भरे हुए हैं, लेकिन अभी अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाए। अगर जिम्मेदारी को समझ पाते तो ये बाहर नहीं खड़े रहते। जब तक मैं नहीं आया तब तक ये बाहर खड़े रहे, और जब मैं आ गया तो ये दौड़ के अंदर भाग आए। अब इनको लगा कि भाई आगे चले जाएंगे, भाई के नजदीक जाएंगे, भाई को देख लेंगे, अपने फोन से किस तरह फोटो वोटो भी कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इनको आज ये नहीं पता था कि आज इनको भारी पड़ने वाला है। ये आइडिया नहीं था इनको आइडिया ये था कि जाएंगे, आगे बैठ के आगे घुस के कहीं खड़े हो जाएंगे, बढ़िया फोटो वीडियो बनेगा। इनको ये नहीं पता था कि आज भाई के सिकंजे में फंस जाएंगे, कंधे से कंधा टच हो जाएगा, गर्मी में पसीना ऊपर से लेके नीचे तक टपकेगा, और सामने भाई आंखें निकाल के खड़े होंगे, गुस्से में तो उठ भी नहीं पाएंगे। तो ये आइडिया इनको आज नहीं था। तो ये कष्ट तो आपको सहना पड़ेगा। अगर आप पहले कुछ उठा के भागोगे, आराम से बैठ जाओ। अगर ये पहले ही आके बैठ जाते आपकी तरह, जैसे ये सामान्य लोग बैठे, जैसे हमारी बहनें माएं बैठी, तो फिर आज इनको जमीन पे नहीं बैठना पड़ता। समझे? गांव में जब बारात जाती थी ना, तो जब मैं तो अपनी बता रहा हूं, औरों की छोड़ो, जब मैं नौजवान था तो हम लोग बस के आसपास घूमते रहते थे। लोग आके, सम्मानित लोग, बुजुर्ग लोग आके बस में बैठते रहते थे, हम लोग आसपास घूमते रहते। अब चलेगी बस, अब चलेगी। थोड़ी देर बाद जब बस चलती थी तो उसमें भाग के अंदर घुसते, देखते एक भी सीट खाली नहीं। फिर किसी कहते चाचा थोड़ी जगह दे दो, ताया थोड़ी जगह दे दो, भैया थोड़ी जगह दे दो। कहते भाई एक ही आदमी की तो सीट है, कितने आदमी बैठ जाएंगे, ट्रेन थोड़ा ही है। तो फिर पूरी बारात के रास्ते तक खड़े होकर जाना पड़ता था। तो ये वो बाराती हैं जो बारात का जिम्मेदारी से आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन अनुशासन में आके अपने समय को सही तरह से, अपनी जिम्मेदारी को, अपने समय को प्रयोग नहीं करना चाहते। मैं ये सोचता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बातों के साथ नहीं खड़े होंगे तो उस प्यार का कोई फायदा मुझे नहीं होगा। फिर प्रयागराज जैसे हालात होंगे। कैसे? प्रयागराज जैसे हालात होंगे, इलाहाबाद जैसे। इसी छोटी सी लापरवाही में, छोटी सी गलतफहमी में फिर इलाहाबाद जैसे हालात होंगे। उन्हीं को रोकने के लिए आज मेरी शक्ति आप लोगों के ऊपर। मैं आज आपको इस मंच से कह रहा हूं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। समझे आप? दुश्मन का काम है कि वो हमें तमाम तरह की साजिशों में, षड्यंत्रों में फंसाए, और वो कोशिश करेगा कि हम उनके साजिश षड्यंत्र में फंस जाएं। जो पुलिस के भाई सामने खड़े होते हैं वो भी
भी तो हमारे बीच के लोग, वो कोई बाहर से थोड़े आए, किसी दूसरे देश की सेना थोड़ी है, वो तो हमारे परिवार के किसान, कबीरे, नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान परिवार के तो लोग हैं। उनसे लड़ने का काम हमें आगे नहीं बढ़ा सकता। तो आज से मेरी बात को गौर से सुनो कि कानून को किसी भी कीमत पे हाथ में नहीं लेना। संघर्ष करो, करना चाहिए, बड़े बड़े संघर्ष करो, बड़े बड़े आंदोलन करो, तमाम लड़ाई लड़ो, लेकिन संविधान के दायरे में होकर, समझे? जब हम संविधान के दायरे में होकर लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे ना। चलिए, धन्यवाद। प्यारे साथियों, बहराइच की क्रांतिकारी धरती, यहाँ स्टेज पर उपस्थित हमारी पार्टी संगठन के सभी सामाजिकगण, उनके साथ साथ इस क्षेत्र से और उत्तर प्रदेश से बहुत सारे सम्मानित बहुजन समाज के महत्वपूर्ण पिलर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। रामेश्वर पवन जी और तमाम उनके साथ वो साथी जिनको मैंने आज यहाँ देखा, जिन्होंने पार्टी की आर्थिक मदद की, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नौजवान भाइयों का, सम्मानित इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों का, मुझसे बड़े बुजुर्गों का, मेरी मातृशक्ति का, जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आज हमारी माए बहनें पहुंची, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं कुदरत ने महिला को सबसे बड़ी शक्ति जो दी है वो धैर्य है। वो कहीं नहीं हिली, गर्मी उनको भी बराबर लग रही है, उन्होंने कोई परेशानी जाहिर नहीं की, वो कहीं खड़े नहीं हुए। हमें अपने और उनके अंदर का आकलन तो करना चाहिए कि उनके अंदर धैर्य की कितनी बड़ी जो है विरासत कुदरत ने सौंपी और हमारे अंदर क्या बना। अच्छा सिपाही वो होता है जिसको जो जिम्मेदारी लगा दी जाए वो उस जिम्मेदारी पर खड़ा है। सेना का जवान जब बॉर्डर पे लग जाता है तो जब तक उसका विकल्प नहीं आता, जब तक उसका अल्टरनेट नहीं आता, तब तक वो चाहे उसकी ड्यूटी से ज्यादा समय हो जाए, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। अगर वो इस तरह जगह छोड़ने लग जाएगा तो देश की सीमाएं जो है सुरक्षित नहीं रहेंगी। वो देश का जवान है, सेना का जवान है। आप भी तो इस मिशन के जवान हो या नहीं हो बताओ? आप भी तो महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नहीं कर रहे बताओ? तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। बैठ जाइए, जगह नहीं, आप पीछे रहते तो ज्यादा अच्छा होता। क्या हुआ बीच में आके आपको बताओ? कोई जगह ही नहीं, आप बताओ, आप आगे तो आगे मगर बैठो का। कोई नौजवान जगह दे दो, कोई नौजवान माओ बहनों का सम्मान करना सीखो, कोई नौजवान अपनी सर सीट दे दो, बिठा दो, बिठा दो। जब नौजवान तो बहुत, उसमें बहुत शक्ति है। वो माओ बहनों को नीचे ना बैठने दे, बिठा दे अपनी कुर्सी पे छोड़ के, वो खड़ा हो जाए। ये तो इतना बल तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बैठ गए, चले, धन्यवाद। प्यारे साथियों, आज के कार्यक्रम की व्यवस्था को देख रहे मुख्य मंडल प्रभारी मानस राय जी, प्रदेश सचिव भाईचारा आशुतोष भारतीय नागरिक जी, जिला अध्यक्ष बहराइच चंद्रदीप सिंह किशन जी, गोंडा के हमारे जिला अध्यक्ष केशवराम गौतम जी, बलरामपुर के हमारे जिला अध्यक्ष विनोद सोनकर जी और श्रावस्ती के हमारे जिला अध्यक्ष पवन सत्या जी, युवा हमारे अध्यक्ष विजय जाटव जी, पूर्व मंडल प्रभारी मोहम्मद आबिद जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सोहेल अख्तर जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार जी, भानु जी, सुरेश जी, मेरे साथ चल के आए अमित कुमार गौतम जी और उत्तर प्रदेश के संघर्ष से समर्पित और मजबूती से उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी, पुलिस के भाइयों और मीडिया के साथियों, आज आपको भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। आप समझो, अगर मैं इनके लिए अच्छी व्यवस्था करता तो आपके लिए भी अच्छी व्यवस्था करता।
अभी हमारा दल आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, वरना हम आपके लिए एसी वाली व्यवस्था करते हैं। मन मजबूत है ना, मन मजबूत है, मन मजबूत है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं पता है, आप लोग बता सकते हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पत्रकारिता करने वाले भाइयों की सुरक्षा और उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन की मजबूत व्यवस्था हम बिहार से ज्यादा करके देंगे, इस बात का मैं आपको। हालांकि ये भी एक कड़वा सच है कि पत्रकारिता में बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे पत्रकारों की मेहनत को, उनके संघर्ष को, जिस तरह का अगर वो किसी ताकतों के खिलाफ उठा दे आवाज, किस तरह का जुर्म जाते हैं सरकार के खिलाफ उठाने में सहना पड़ता है, ये भी किसी छिपा नहीं है। एक पत्रकार की हत्या भी हुई थी, आपको याद होगा, सड़क पे उसको गोली मारी गई, ये भी दिन देखने पड़ रहा है सीतापुर। प्यारे साथियों, अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूं और अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता, और नमन करने के पीछे मेरा एकमात्र कारण है कि उनके विचारों पे चलना और उनके विचारों को जिंदा रखना। महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, संत गाड़गे जी महाराज, नारायणा गुरु, गुरु घासीदास, शिक्षा के नायक, अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, करोड़ों महिलाओं के, शोषितों के, वंचितों के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, डॉक्टर फरीदी, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, बाबू शिव दयाल चौरसिया, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, मां अहिल्याबाई होलकर, महाराजा सुहेल देव, महाराजा बिजली पासी, लाखन पासी, मान्यवर दीना मानव वाल्मीकि साहब, संत राम जी प्रजापति जी, और मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। आज हम प्रभुजन सम्मेलन में हैं और ये हमारा 11वां प्रभुजन सम्मेलन। इस सम्मेलन पे मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा। ये सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुआ, ये सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुआ, उसके बाद हापुड़ में हुआ, फिर आगरा में हुआ, गाजीपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, और जब इसकी गूंज 1 जून को लखनऊ में हुई, 1 जून यानी कि अरजक संघ के स्थापना दिवस के दिन, जिस दिन 1 जून को ये कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, उससे पहले आगरा में हुआ। तो इस कार्यक्रम में तमाम राजनीतिक दलों का, तमाम मीडिया का, तमाम राजनीतिक सलाहकारों का, तमाम अधिकारी कर्मचारियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और हलचल पैदा हो गई उत्तर प्रदेश की राजनीति। उसके बाद ये झांसी में हुआ, फिर ये गाजीपुर में हुआ, फिर ये अभी मऊ में हुआ, और अब आपके यहाँ हम लोग मौजूद हैं। मैं अगला 1 घंटा, मेरी क्षमता बहुत है, मैं 2-2.5 घंटे बोल सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, आप लोग इस बात को जानते हो। मैं माइक के अलावा भी, मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ, आप इस बात को भी जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो? तो मैं आपके जीवन के कुछ समय को चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर चल रहा है, जो दर्द मेरे अंदर है, उस दर्द को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ उस दर्द को आप समझें, क्योंकि अगर आप उस दर्द को नहीं समझोगे, आपके साथ में उस दर्द को नहीं बांटूंगा, तो फिर मुझे लगता है कि ये लड़ाई कभी पूरी नहीं हो सकती, मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। सम्मानित साथियों, हम प्रभुजन सम्मेलन कर रहे हैं। प्रभुजन सम्मेलन अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ। पहली बात, प्रभुजन सम्मेलन ही क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर,
इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाएंगे, वो समाज और उसकी तरक्की को कभी भी रोका नहीं जा सकता, उसके अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। हमारे साथियों, लेकिन आज आप गौर करके देखो कि आज तो अधिकार भी छीन रहे हैं और भविष्य भी अधिकार में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस समाज का पढ़ा लिखा वर्ग उस समाज का संरक्षण नहीं करता, उस समाज की नीति नहीं बनाता, उस समाज को रास्ता नहीं दिखाता, उस समाज की लड़ाई को नहीं लड़ता, उस समाज का हाथ नहीं पकड़ता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, एक तरफ हम समाज में भाईचारा पैदा करके समतामूलक समाज बनाने का काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अनुवाद को मानने वाले लोग, अंधविश्वास को मानने वाले लोग, पाखंडवाद को मानने वाले लोग, गैर बराबरी को मानने वाले लोग, जातिवाद को मानने वाले लोग, सामंतवाद को मानने वाले लोग, वो उनके लोग एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कि भारत में कभी समतामूलक समाज ना बने। अगर ऐसा होता कि इसको रोकने का प्रयास न किया जा रहा होता तो मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि फिर अकेला चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के ये पहरेदार ही काफी इस लड़ाई को लड़ रहे थे। लेकिन आज तो मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरे बच्चों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, आज तो एडी चोटी का जोड़ लगा के इस समतामूलक समाज को, इस मानवतावादी समाज को बनाने वाले काम को पीछे खींचने के लिए तमाम संगठन, तमाम दल एडी चोटी का जोड़ लगा रहे। अगर ऐसा ना होता तो आजादी के 75 साल बाद भी लाखों लोग यहाँ भूखे नहीं सोते, लाखों लोग बिना छत के नहीं सोते। इस देश में बहन बेटियों के साथ झुक जात के अत्याचार नहीं होता, कमजोर वर्गों के लोगों को मारकर नहीं लटकाया जाता, उनकी बच्चों के साथ, अभी बलिया की घटना मेरे याद है, मैं उसको भूला नहीं हूं, बलिया की घटना, उस 12 साल की बच्ची को क्या नहीं सहना पड़ा और अन्याय करके, सामूहिक रेप करके उसको लटका के मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैं जब गया था, बलिया का परिवार मेरे आगे आया, हाथ जोड़ के बैठ गया। मैंने तत्काल वहां के एसपी को फोन किया, वहां के एसपी ने मुझे विश्वास दिलाया कि चंद्रशेखर आजाद जी, मैं आपके जिले में रह के आया हूँ, आपके पड़ोसी जिले में रह के आया हूँ, आप मेरी बात को याद रखना, हम इन गुंडों को किसी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं, कोई मौका आपको नहीं देंगे कि आपको शिकायत हो। प्यारे साथियों, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि प्रबुद्धन सम्मेलन ही क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, अब से पहले तो बहुत सारी पार्टियां प्रबुद्धन सम्मेलन करती थी, लेकिन उस सम्मेलन में एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग कुर्सियों पर बैठते थे और सामने आम जनता बैठती थी और वो कुर्सी पे बैठ के मंच पे आके बताते थे कि आप कौन हो, आपको क्या करना है। क्यों बताते थे? क्योंकि ऐसा लगता था कि उन्हीं के पास ज्यादा ज्ञान है। लेकिन जब से भारतीय संविधान आया है तो हक वंचित समाज में भी डॉक्टर भी पैदा हुए, इंजीनियर भी पैदा हुए, वकील भी पैदा हुए, जज भी पैदा हुए, IAS IPS भी पैदा हुए, लेखक भी पैदा हुए, पत्रकार भी पैदा हुए। उस रास्ते पे हम सब लोग मिलकर चले और समाज में बदलाव, समाज की ताकत है, समाज को हक अधिकार मिले, गैर बराबरी दूर हो। हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ण के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश से जातिवाद खत्म करने की है, अंधविश्वास खत्म करने की है, पाखंडवाद खत्म करने की है। इस देश में मानवतावाद लाने की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे गुरु घासीदास जी कहते हैं कि मन के एक समान, कि मानव मानव एक समान होते। एक ही प्रक्रिया से पैदा हुए लोग जात के आधार पर छोटे और बड़े नहीं हो सकते। मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हर कोई बराबर है और उसको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। मजदूरों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो मालिकों को मिलता है। अगर मालिकों को सम्मान मिलता है, मजदूरों को नहीं मिलता है, तो मैं कह देना चाहता हूं इस बहराइच की धरती से, अगर मजदूर नहीं होगा तो कोई मालिक भी नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखिए। मजदूर है जो पसीना बहाता है, मजदूर है जो खून बहाता है, मजदूर है जो इंडिया करता है। उसके बाद ये बिल्डिंगें बनती है। अगर मजदूर नहीं होगा तो मालिक भी नहीं होगा, और अगर मजदूर को सम्मान मिलेगा तो ही मालिक को सम्मान मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई इतनी है कि महिलाओं का अपमान नहीं
रानी तो रोक नहीं पाई। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि बहुजन समाज में भी अच्छे लेखक, अच्छे चिंतक, अच्छे वकील, अच्छे नेता, अच्छे सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो हम उनकी उस बात का खंडन करते हैं जो कहते हैं कि एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग प्रभुजन होते हैं। आज इस मंच में बैठे तमाम लोग हमारे प्रभुजन हैं और यहाँ जो सामने जो लोग बैठे हैं वो भी प्रभुजन हैं। हम प्रभुजन आपस में मिलकर जो आगे मैं विषय दूंगा उस पर चर्चा करके और ये तय करें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जब ये राजतांत्रिक था तो युद्ध होते थे, रानी के पेट से जो पैदा होता था उसके माथे पर लिखा होता था कि वो राजा होगा। युद्ध होते थे, सीमा विस्तार होता था और एक राजा चला जाता था, उसका बेटा राजा बन जाता था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया तो रानी का पेट छीन दिया और कहा आज के बाद राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मैं वोट से तैयार हूं, आपकी वोट से तैयार। प्यारे साथियों, बाबा साहब की बात को लेके इसके बाद मैं दोबारा बीच में नहीं टोकूंगा भाई। अगर आप में से कोई खड़ा होके और ये पंक्ति बना के आगे बढ़ता जाएगा तो मुझे फिर परेशानी होगी, मेरा काम अव्यवस्थित होगा, मैं इससे असहमत हूं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, इस बार के बाद मैं टोकूंगा नहीं, मैं चुप रह जाऊंगा, लेकिन बहराइच की इस बात को लेके जाऊंगा और उन चेहरों को भी लेके जाऊंगा जिन्होंने मेरी बात के खिलाफ जाके जो है लाख हजारों लोगों के को समझाने के काम को रोकने का काम किया। मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं, बार बार नहीं कहता हूं। अब अगर मुझे बीच में रुकना पड़ा, ये जो बैग वाले भाई हैं बम लेके आए होंगे, इसमें बैग में पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अगर आपको बैठने में परेशानी है तो आप पीछे हो जाओ भाई। हो सकता है किसी को तकलीफ हो, कमर में पैर में दिक्कत हो सकती है तो पीछे चला जाए। बस बस भैया बैठ। तो सब पहले कहीं को परेशान हो गए, कहीं को गुस्से उसमें भीड़ जाओ जब बड़ा बड़ा हम पे बहुत काम है भाई, हमारा काम जरूरी है। रास्ता दो, जल्दी रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता तो जल्दी से रास्ता दो भाई। जैसे जाओ जैसे जाओ, उधर छोड़ो। ये भाई इधर को आओ, इधर को आओ, रास्ता छोड़ो, इधर आओ। जब हम खेत में काम करते हैं मजदूर, आपको याद है नहीं याद है, तपती गर्मी में सूरज नहीं कहता कि छाता ले लो, पसीना कहां से शुरू होता है कहां से निकलता है, इतना आसान थोड़ा ही है, इतना आसान नहीं समझ। चलिए मुद्दे पे बात करते हैं। तो राजतंत्र में तो ये संभव था, लेकिन आज भारत में राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। जनता जिसको वोट देगी वो ताकत में आएगा और जो ताकत में आएगा वो पॉलिसी बनाकर लोगों के जीवन में बदलाव करेगा। फिर 75 साल बाद आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गैर बराबरी, पैसे वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, पैसे वाले लोग प्रधान बनते हैं, पैसे वाले लोग जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, पैसे वाले लोग विधायक बनते हैं, पैसे वाले लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं, जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, ब्लॉक के प्रमुख बनते हैं, सांसद बनते हैं, एमएलसी बनते हैं। तो ये लोकतंत्र कैसे लोकतंत्र हुआ? अगर पैसे के दम पे सब लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जनतंत्र हो सकता है, लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मतलब तो ये है कि ये किसान, मजदूर, रिक्शा, ठेली, सब्जी बेचने वाले के बेटों को भी बराबर का अधिकार है। आज आप देखते हैं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, इतना पैसा खर्च होता है चुनाव में कि किसी गरीब की हिम्मत भी नहीं है कि वो चुनाव कर ले। और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 33 लाख रुपए तक आप विधानसभा में खर्च कर सकते हैं, यानी कि 33 लाख रुपए जिसके अकाउंट में वही चुनाव लड़ पाएगा मजबूरी से। तो आप कितने लोग यहाँ बैठे बताओ, कितने के अकाउंट में 33 लाख जमा है? जरा हाथ उठा के बताओ, जिसके में हो वो हाथ खड़ा कर दे। 33 लाख रुपए जिसके अकाउंट में हो वो हाथ खड़ा कर दे। बस शांत हो जाओ। आप इस बात से समझो कि यहां इतनी बड़ी हजारों की संख्या में 0.12% भी लोग नहीं हैं जो इस धनतंत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सकते। तो प्यारे साथियों, हमने निर्णय लिया
जो गलतफहमी है, समाज के अंदर जो बेचैनी पैदा हुई है, उस बेचैनी का हल क्या है? बेचैनी का हल ये है कि हम समाज के बीच में जाकर अपनी बात को रखें। इसलिए आज मैं आपके बीच में हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर पसीना आपको आएगा तो मैं भी पंखे में नहीं जाऊंगा, यहीं आपके बीच में रहूंगा, आपको अपनी बात कहता दूंगा। तो हमने प्रभु जन सम्मेलन के जरिए कुछ विषय उठाए, इन विषय पे आप गौर करना। और जब आप ग्राम पंचायतों में जाओगे, जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है, जब आप अपनी मीटिंगों में जाओगे तो इन विषय पर चर्चा करना कि इन विषयों पे काम होना चाहिए। हमारी पहली मांग ये है कि भारत में जब उन्हें शुरू किया था जातीय प्रभु सम्मेलन, तो हमारी पहली मांग थी कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना।